22 साल के सद्दाम ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को जब घेर के गोली मारी, सद्दाम के बंदे जब यूएस प्रेसिडेंट बुश को कार बॉम्ब में उड़ाने के लिए जब कुवैत पहुंचे, सद्दाम स्पाइडर होल में छुपा था और इधर इन्होंने घेर के पूरे टाउन की लाइट बंद कर दी और फिर रातों रात 22 साल का सद्दाम पूरे इराक के अंदर मोस्ट वांटेड बन जाता है। मातम और ताजिया को बैन कर दिया गया और शिया मुस्लिम्स की नमाज में जो लाइंस थी, बीच कैबिनेट मीटिंग में सद्दाम ने बंदूक निकाली और हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी। सद्दाम जिस एरिया में छुपा था उस लोकेशन का कोड रखा गया वोल्वरिन 1 और थर्मल स्कैनर से जो सद्दाम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही बाद में फांसी पे चढ़ाएंगे। अचानक से जब होल के अंदर से सद्दाम के खांसने की आवाज आई तो यूएस फोर्सेस ने ये इतना सब कुछ होने के बाद सद्दाम को फांसी पता किस बात पे दी गई थी? देखिए, जब बात हायर एजुकेशन की होती है तो ज्यादातर क्लास 12 पास कर चुके स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के दिमाग में कुछ कॉमन सवाल जरूर होते हैं, जैसे कौन सा कोर्स करें, किस फील्ड में स्कोप है, आगे जाके करियर कैसे बनेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। ये सब सवाल जेन्युइन होते हैं और हर किसी के दिमाग में आते भी हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी क्लैरिटी नहीं मिलती और डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। मल्टीपल कंफ्यूजिंग चॉइसेस के बीच में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं है बल्कि स्टूडेंट को आज के टाइम के हिसाब से तैयार भी कराते हैं। के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां एकेडमिक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, मॉडर्न लैब्स, इंटर्नशिप, मेंटोरशिप और नए आइडियाज पे काम करने का एनवायरनमेंट मिलता है। इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर यहाँ पे एक्टिवली सपोर्ट किया जाता है, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और यहाँ के कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ के एक स्टूडेंट को 56.6 लाख पर एनम का पैकेज मिला और एक स्टूडेंट ने अपने स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज की। लेकिन के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी की असली स्ट्रेंथ सिर्फ प्लेसमेंट्स या नंबर्स में नहीं है, बल्कि उस अप्रोच में है जहां हर स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाता है और उनके गोल्स, इंटरेस्ट और फ्यूचर को ध्यान में रख के गाइडेंस दी जाती है। तो अगर आप भी किसी ऐसे एनवायरनमेंट की तलाश में हैं जो सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन दे और करियर बनाने में हेल्प करे, तो आज ही के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी के काउंसलर से जाके जुड़े और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, इंडिया से ये इस तरफ ये है इराक और इराक के अंदर एक जगह है तिक्रित और तिक्रित के पास एक गांव पड़ता है अल आजा। और जब ईयर 1937 का टाइम था तो इस गांव में एक हुसैन अब्द अल मजिद नाम का चरवाहा रहता था और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुबह तल्फा भी रहती थी, जो आने वाले कुछ ही महीने में सद्दाम हुसैन को जन्म देने वाली थी। अब इससे पहले कि सद्दाम पैदा होता, सद्दाम के जो फादर थे हुसैन, इनकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से सद्दाम की मदर सुबह तुल्फा को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनका एक और लड़का था, उसकी भी डेथ हुई थी। तो वो डिप्रेस हो जाती हैं, सुपरस्टिशन में भी वो बिलीव करती थी। तो उनको लगा कि जब से प्रेग्नेंट हुई हैं तब से सारी चीजें खराब हो रही हैं और फाइनेंशियली भी बहुत वीक थी। तो वो डिसाइड करती हैं कि अब इस बच्चे को पैदा करके कोई फायदा नहीं है। और इससे पहले कि वो कोई गलत स्टेप लेती, बगल में एक जूस फैमिली थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके सुबह को समझा के उस बच्चे को बचा लिया और फिर 28 अप्रैल 1937 को उस बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तिक्रिती। अब सद्दाम के पैदा होने के बाद उसकी मदर जैसे तैसे करके काफी चीजें मैनेज करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी और सिंगल मदर थी तो मैनेज नहीं हो रही थी उनसे चीजें। तो फिर इन सारी चीजों की वजह से वो ईयर 1940 में सद्दाम को उसके मामा, जो कि बगदाद में रहते थे, वहां भेज देती हैं और भेजने के कुछ टाइम बाद खुद एक इब्राहिम हसन नाम का आदमी था, उससे दूसरी शादी कर लेती है। तो अब यहां से 3 साल का सद्दाम अपने मामा खैरल्ला तल्फा, जो कि इराक की आर्मी में एम्प्लॉयड थे, उनके पास बगदाद में पहुंच जाता है। अब सद्दाम यहां पे पहुंच तो गया था, लेकिन सद्दाम के अपने मामा के पास पहुंचने के कुछ ही महीने बाद एक और दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि इस टाइम पे इराक के अंदर हैशमाइट डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेकिन ये कहने के लिए थी, लेकिन एक्चुअल में इराक की मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो सब ब्रिटिशर्स के हिसाब से कंट्रोल होते थे। हैशमाइट डायनेस्टी बस एक पपेट गवर्नमेंट की तरह रूल कर रही थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इनकी वजह से इराक आर्मी के अंदर कुछ टॉप रैंक के आर्मी ऑफिसर्स थे, वो बहुत ही गुस्सा थे इराक की इस पपेट गवर्नमेंट से। तो वो क्या करते हैं, इस पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक ग्रुप बना लेते हैं गोल्डन स्क्वायर नाम से, और इस ग्रुप को सद्दाम के मामा भी सपोर्ट कर रहे थे। तो जिस टाइम पे सद्दाम अपने मामा के पास पहुंचा था, उसी टाइम पे ये जो इराक के जो ऑफिसर्स थे
जिन्होंने ग्रुप बनाया था गोल्डन स्क्वायर से, जिसमें सद्दाम के मामा भी थे, ये लोग अप्रैल 1941 में इराक की गवर्नमेंट पे हमला करके तख्ता पलट कर देते हैं और हैशमाइट रूलर्स को हटा देते हैं। लेकिन ये चीज काम करती नहीं है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही मई 1941 में ब्रिटिशर्स वापस हमला करते हैं और इन सारे ऑफिसर्स को जेल में उठा के डाल देते हैं और जो पुराने रूलर्स की गवर्नमेंट थी उनको वापस एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो इसी टाइम पे सद्दाम के मामा भी जेल चले गए थे और इसी वजह से सद्दाम की मदर, जो दूसरी शादी कर चुकी थी, वो सद्दाम को वापस अपने पास बुला लेती है और सद्दाम वापस टिकरिट पहुंच के अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहने लगता है। लेकिन सद्दाम का जो स्टेप फादर था वो सद्दाम को बहुत ज्यादा मारता था, खाने को नहीं देता था, पढ़ने की बजाय पैसा कमा के लाने को बोलता था और डेली चोरी करने के लिए भी भेजता था। ये सद्दाम की जिंदगी के सबसे टफ टाइम में से एक था। अब इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, ईयर 1947 में सद्दाम के मामा जेल से छूट के वापस आ जाते हैं। तो सेम ईयर जब 10 साल का सद्दाम था, वो अपने स्टेप फादर के घर से जान बचा के भाग के अपने मामा, जो कि बगदाद के अल खर्क मोहल्ला में रहते थे, वहां पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे सद्दाम यहीं पे अपने मामा के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। अब इसके कुछ टाइम बाद सद्दाम के जो मामा थे वो सद्दाम को वहीं अल खर्क स्कूल था, वहां पे एडमिशन करवा देते हैं। तो सद्दाम स्कूल में भी जाता था और खाली टाइम में छोटे मोटे काम करता था, जैसे सिगरेट वगैरह भी बीच बीच में बेचता था और पैसे कमाता था। और ये जो पूरा टाइम था, जैसे जैसे सद्दाम बड़ा हो रहा था, सद्दाम के ऊपर उसके मामा की जो आइडियोलॉजी थी उसका इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से हो गया था। सद्दाम के मामा जो थे, ये अंग्रेजों ने जो पपेट गवर्नमेंट बैठा रखी थी इराक में, इसके बिल्कुल खिलाफ थे, प्रोटेस्ट करते थे, नेशनलिस्ट थे, सुन्नी सुप्रीमेसी और अरब यूनिटी में बिलीव करते थे कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस खत्म करो मिडिल ईस्ट से और सारे अरब देश मिलके एक देश बनाओ, एक फ्लैग रखो पूरे अरब देश का। और यही सेम आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क सद्दाम की आइडियोलॉजी का भी मेन फाउंडेशन बन जाता है। सद्दाम अपने मामा को हीरो की तरह देखता था। गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट वगैरह होते थे उसमें भी सद्दाम अपने मामा की तरह बहुत कम एज में जाने लगा था। सद्दाम का एक सपना था कि वो भी अपने मामा की तरह इराक आर्मी को ज्वाइन करेगा। इसके लिए उसने आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम भी दिए, लेकिन सब में वो फेल हो गया। अब इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1954 आता है और सद्दाम बड़ा हो जाता है। तो सद्दाम के मामा उसका एडमिशन कॉलेज ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद में करवा देते हैं। और कॉलेज में जब सद्दाम पहुंचता है तो यहां पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट लीडर की तरह सद्दाम बनने लगता है। इस टाइम पे सद्दाम ने अपने साथ स्ट्रीट बॉयज और लोकल गुंडे जो थे वो भी जोड़ लिए थे और जब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे तो अपने आदमियों के साथ ये गन लेके जाता था और उस एरिया की जो लोकल शॉप्स वगैरह होती थी, जिनके दुकानदार गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करते थे, इनको सद्दाम और सद्दाम के लोग जो थे वो मारते थे और शॉप बंद करने को कहते थे। तो एरिया के अंदर सद्दाम का दबदबा धीरे धीरे बनने लगा था। अब इसी टाइम पे एक चीज ऐसी होती है जो सद्दाम और इराक का फ्यूचर बदल के रख देती है। एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़े ही टाइम पहले यानी कि 7 अप्रैल 1947 को सीरिया में कुछ लोगों ने मिलकर बाथ एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, जिसका एम था कि सारे अरब देश मिलके एक यूनाइटेड अरब नेशन बनाएंगे। एक फ्लैग होगा, एक आर्मी होगी, एक इकोनॉमी होगी और अंग्रेजों का ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इसको एक खत्म करेंगे मिडिल ईस्ट से। बहुत ही कम टाइम में ये बाथ पार्टी जो थी इजिप्ट वगैरह आसपास के एरिया में फेमस होने लगी थी और इराक में भी लोग इस पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा बात करने लगे थे। और ये जो बाथ पार्टी थी इसने अपनी ब्रांचेस इराक में भी बनाना शुरू कर दी थी। अब सद्दाम तो इस टाइम पे कॉलेज में था, उसको इस बाथ पार्टी के बारे में पता चलता है। अब सद्दाम इस बाथ पार्टी की आइडियोलॉजी से इतना इंप्रेस होता है कि जिस कॉलेज में वो था उससे ईयर 1955 में ड्रॉप आउट होके इस बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और सद्दाम की कोई पर्सनल लाइफ तो थी नहीं, तो सद्दाम दिन भर इसी बाथ पार्टी की मीटिंग करवाना, प्रोटेस्ट कराना, इनके कामकाज करना था। तो इसलिए बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी से ऊपर भी बढ़ रहा था इसी बाथ पार्टी में। बाथ पार्टी के लीडर सद्दाम को बहुत ही कम टाइम में पसंद करने लगे थे। अब देखिए इसके बाद आने वाले जो 3 साल थे यानी कि ईयर 1955 से 1958 का जो टाइम था, इस टाइम पे इराक की सिचुएशन ये हो गई थी कि एक तरफ ब्रिटिश बैक्ड हैशमाइट डायनेस्टी की गवर्नमेंट इराक के ऊपर रूल कर रही थी, दूसरी तरफ सद्दाम वाली जो बाथ पार्टी थी वो इराक की इस गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी और छोटे छोटे प्रोटेस्ट कर रही थी उनके खिलाफ। तीसरी तरफ इराक आर्मी के कुछ ऑफिसर्स जैसे ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलाम आरिफ, इन्होंने एक फ्री ऑफिसर्स ग्रुप बना के गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इराक की जो आम जनता थी वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी थी। कुल मिलाके सब ये चाहते थे कि कैसे भी करके जो ब्रिटिश बैक्ड पपेट गवर्नमेंट है ये यहां से हटे। और फिर 14 जुलाई 1958 को फाइनली वो दिन आता है और जैसा लोग चाह रहे थे वैसा हो जाता है। इराक आर्मी के जो ऑफिसर थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था फ्री ऑफिसर्स ग्रुप, जिसको आर्मी ऑफिसर कासिम और आरिफ लीड कर रहे थे, ये किंग फैजल और रॉयल फैमिली को मार के इराक के अंदर जो 37 ईयर पुरानी मोनार्की को खत्म करके तख्ता पलट कर देते हैं और खुद रूल करने लगते हैं। On the 14th of July, 1958, Iraq has witnessed a dramatic turn of events as the monarchy falls.
royal family, including King Faisal II, has been overthrown in a military coup. और ये जो दोनों आर्मी ऑफिसर थे, कासिम और आरिफ, इनमें से कासिम प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है और जो आरिफ था वो डेप्यूटी पीएम बन जाता है। और बाथ पार्टी इस चीज को फुल सपोर्ट करती है क्योंकि वो ऐसे ही चाहती थी। अब ये जब चीजें हुई तो इससे हर कोई खुश था कि अब अरब यूनिटी आएगी, सारा जो मुस्लिम उम्मा है वो एक साथ होगा, जो पहले प्लान था इनका। लेकिन होता क्या है कि कासिम पीएम बनने के बाद ये जो अरब यूनिटी वाली बात थी उसको साइड करके एक नई चीज उसने शुरू कर दी जो किसी ने भी नहीं सोची थी। कासिम ने क्या किया कि सोवियत यूनियन यानी कि आज की जो रशिया है इसके साथ मिलकर मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज शुरू कर दिए, ऑयल और ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने स्टार्ट कर दिए। और सोवियत यूनियन के जो कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर थे उनको इराक के कैबिनेट में रखना शुरू कर दिया। मतलब कि ब्रिटिशर से जैसे तैसे पीछा छूटा तो सोवियत यूनियन आ गया। अब यहां से बाथ पार्टी की जो लीडरशिप थी वो गुस्सा हो जाती है। इसके साथ साथ कासिम के साथ जो आरिफ था, जो इराक का डेप्यूटी पीएम बना था, उसको भी ये बात पसंद नहीं आई। और दूसरी तरफ दूर बैठा अमेरिका जो था वो भी गुस्सा हो जाता है कि ये पूरा ऑयल रिच इराक जो है वो सोवियत यूनियन के हाथ में जा रहा है। और फिर यहां से ईयर 1959 के स्टार्टिंग में एक नया गेम शुरू होता है। अमेरिका की CIA इराक की बाथ पार्टी के टच में आना शुरू कर देती है और बाथ पार्टी और CIA मिलके प्लान बनाते हैं ये जो कासिम है, जो हर चीज की जड़ है, इसी को रास्ते से हटाना होगा। और ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। इन सब के जो एविडेंस है वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं और जहां से मैं ये चीजें बोल रहा हूं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। फॉर्मर US एम्बेसडर जेम्स एकिन ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि उस टाइम CIA बाथ पार्टी के टच में आया। आगे चल के बाथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अली साहली ने तो ऑफिशियली बोल डाला कि बाथ पार्टी इराक में पावर में इसलिए आई क्योंकि अमेरिका की CIA का सपोर्ट था। ईयर 1975 की चर्च कमेटी रिपोर्ट में भी ये सेम चीज कंफर्म की गई। बड़े बड़े हिस्टोरियन जैसे ब्रैन, एरिक, इन्होंने CIA और बाथ पार्टी के रिलेशन के बारे में बार बार बताया। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप छोटी सी भी गूगल सर्च करोगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब यहां से CIA और बाथ पार्टी कासिम को मारने का प्लान बना लेती है और इसके लिए बाथ पार्टी सेलेक्ट करती है अपने सबसे काबिल और मेहनती मेंबर सद्दाम हुसैन को। और यही वो टाइम था जब सद्दाम CIA के ऑफिसर से टच में आया था पहली बार। इस टाइम पे सद्दाम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे चल के यही अमेरिका सद्दाम को फांसी दिलवा के मारेगी। और ये जो CIA और सद्दाम के टच में आने वाली बात है, ये US इंटेलिजेंस डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल को कंफर्म करी है। एग्जैक्टली ये लाइन लिखी थी उसमें, आप पॉज करके पढ़ लेना। तो अब यहां से प्लान ये था कि 7 अक्टूबर 1959 को इराक के पीएम कासिम का जो काफिला है वो अल राशिद स्ट्रीट बगदाद से जैसे ही निकलेगा, इस टाइम पे सद्दाम और उसके साथ बाथ पार्टी के 6 और लोग होंगे, यहां जाएंगे और पीएम कासिम के काफिले पे गोली चला के कासिम को मार देंगे। तो एज पर प्लान 7 अक्टूबर 1959 को पीएम कासिम का काफिला अल राशिद स्ट्रीट पे पहुंचता है जहां सद्दाम और उसके साथी घात लगाए बैठे हुए थे। और जैसे ही काफिला पास में आता है ये लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस फायरिंग में पीएम के ड्राइवर की जान चली जाती है। पीएम कासिम के कंधे पे गोली लगती है लेकिन पीएम कासिम बच जाते हैं और फायरिंग में सद्दाम के पैर पे भी गोली लगती है। कुल मिला के जो प्लान था वो फेल हो जाता है। पीएम कासिम तो बच जाता है और फिर इसके बाद कासिम इतना गुस्सा होता है कि हॉस्पिटल में ही बैठे बैठे बाथ पार्टी और सद्दाम के अगेंस्ट एक्शन लेने के ऑर्डर दे देता है और फिर चारों तरफ सद्दाम को ढूंढना स्टार्ट किया जाता है। रातों रात सद्दाम इराक का मोस्ट वांटेड आदमी बन जाता है। लेकिन आम जनता के बीच में सद्दाम की इमेज एक ऐसे आदमी की बनती है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अरब यूनिटी के लिए कासिम जैसे डिक्टेटर के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी। अब बचते बचाते सद्दाम इराक के अंदर अद्वार गांव के पास हाजी अमीन अली का एक फार्म था, वहां जाके छुप जाता है। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के अभी जब अमेरिका सद्दाम को पकड़ेगा स्पाइडर होल से तो उस टाइम भी सद्दाम इसी एरिया में छुपा था। अभी आएगा आगे पूरी प्लानिंग बताऊंगा आपको कि कैसे पकड़ा गया था सद्दाम को स्पाइडर होल के अंदर से। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जब सद्दाम के लिए छुपना एकदम मुश्किल हो गया तो बाथ पार्टी की लीडरशिप ने सद्दाम को इल्लीगल रूट से सीरिया पहुंचा दिया और फिर सीरिया से सद्दाम CIA की हेल्प से इजिप्ट में पहुंच जाता है और इजिप्ट में बाथ पार्टी का पूरा सेंटर बना हुआ था। इजिप्ट के अंदर अमेरिका की CIA और इजिप्ट की इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही थी। इजिप्ट पहुंचते ही सबसे पहले तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट सद्दाम को पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं और फिर सद्दाम यहीं रह के बाथ पार्टी को स्ट्रांग करता है डे बाय डे। और फिर ईयर 1962 में इजिप्ट के कायरो लॉ स्कूल में सद्दाम का एडमिशन करा लिया जाता है और इसके नेक्स्ट ईयर सद्दाम अपने मामा की लड़की से शादी कर लेता है। इस पूरे टाइम सद्दाम इजिप्ट के अंदर रह के बाथ पार्टी के फाउंडर माइकल अफलाक और वहीं पे इजिप्ट के अंदर जो US एम्बेसी थी वहां पे जो CIA के ऑफिसर्स थे माइल्स कोपलैंड और CIA स्टेशन चीफ जिम, इनसे कॉन्टिन्यूअसली सद्दाम टच में रहता है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं इनको यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि इजिप्ट के अंदर CIA के ऑफिशियल्स सद्दाम का जितना भी
लिविंग एक्सपेंस और ट्रेनिंग का खर्चा था वो सब इजिप्शियन इंटेलिजेंस के कैप्टन अब्दुल फरीद के थ्रू सद्दाम तक पहुंचाते थे। तो अब यहां से सद्दाम इजिप्ट में रह के बाथ पार्टी का काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इराक के अंदर मल्टीपल प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद 8 फरवरी 1963 को बाथ पार्टी को सक्सेस मिलती है। बाथ पार्टी ने अमेरिका की CIA और इराक आर्मी के कुछ फ्री ऑफिसर्स ग्रुप के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट में घुस के कासिम को गोली मार के तख्ता पलट कर दिया और अब यहां से इराक के अंदर पावर में आ जाती है बाथ पार्टी। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था इराक के अंदर, अगर आप किसी से बात करेंगे तो इसको रमदान रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं लोग। तो जब बाथ पार्टी पावर में आती है तो बाथ पार्टी के अहमद हसन अल बकर इराक के PM बनते हैं। ये बाथ पार्टी के मेन लीडर भी रहे हैं, इराक आर्मी में भी इन्होंने काफी टाइम बिताया है, सद्दाम के भी रिलेशन में आते थे। सद्दाम और अल बकर जो PM बने थे ये तिकरित अल बू नसीर ट्राइब को बिलोंग करते थे और सद्दाम के मामा ने ही इनसे मिलवाया था सद्दाम को। और आरिफ जो था, जो कासिम जब पावर में था तो डेप्यूटी PM बना था, उसको बाथ पार्टी प्रेसिडेंट बना देती है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में फ्री ऑफिसर्स ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और फिर सेम मंथ फरवरी 1963 में सद्दाम को इजिप्ट से वापस इराक बुलाया जाता है और सद्दाम को बाथ पार्टी की इंटेलिजेंस विंग जिहाज हनीन इसका हेड बना दिया जाता है। बेसिकली सद्दाम का काम इसमें यह था कि इंटेलिजेंस विंग के थ्रू जो भी बाथ पार्टी के अगेंस्ट में काम करेगा उसको खत्म करना है। ये पूरा का पूरा जो तख्ता पलट हुआ था अमेरिका की CIA के सपोर्ट से हुआ था। US स्टेट डिपार्टमेंट के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में जेम्स जो CIA में ईस्ट डिवीजन चीफ थे उन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट की थी। एग्जैक्टली ये लिखा था। इनफैक्ट किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन इन्होंने सेम ईयर 1963 में कहा कि इराक में बाथ पार्टी के आने के बाद अमेरिका की CIA ने सीक्रेट रेडियो के थ्रू बाथ पार्टी को सोवियत यूनियन के सपोर्टर्स के नाम और एड्रेस दिए और ये लिस्ट मिलने के बाद बाथ पार्टी ने लिस्ट में जितनों के नाम थे आधों को मार दिया और आधों को जेल में डाल दिया। अब यहां से सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन इराक में एक ट्रेंड सा चल चुका था, बार बार तख्ता पलट हो रहा था। बाथ पार्टी के अहमद हसन अल बकर जो PM बने थे उनकी और जो फ्री ऑफिसर ग्रुप के आरिफ थे जो प्रेसिडेंट बने थे उनमें क्लैश स्टार्ट हो जाता है। तो आरिफ जो थे उनका मिलिट्री बैकग्राउंड था, इन्फ्लुएंस भी था आर्मी के अंदर। तो आरिफ ने 18 नवंबर 1963 को बाथ पार्टी के PM हसन अल बकर को हटा के अपने ट्रस्टी ताहिर याया को PM बना दिया। और इस टाइम तक आरिफ को एक चीज समझ में आ गई थी कि बाथ पार्टी उनके रास्ते का कांटा है, तो वो इसके तुरंत बाद बाथ पार्टी को इराक में बैन कर देते हैं और बाथ पार्टी के जो मेन लीडर थे जैसे सद्दाम हुसैन उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। कुल मिला के बाथ पार्टी और सद्दाम जो इतने टाइम से मेहनत करके पावर में आए थे वो सब बर्बाद हो चुकी थी। अब इसके अगले 2 साल तक सद्दाम और बाथ पार्टी कॉन्टिन्यूसली बैकफुट पे थी, लेकिन 13 अप्रैल 1966 को प्रेसिडेंट आरिफ जो था उसकी हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली जाती है। अब उसका छोटा भाई अब्दुल रहमान अरीफ प्रेसिडेंट तो बनता है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। आरिफ के जाने के बाद गवर्नमेंट वीक हो गई थी और सद्दाम हुसैन ने इसी मौके का फायदा उठाया। सद्दाम हुसैन जेल में था तो उसने क्या किया कि एक वैन ड्राइवर था जेल के अंदर, उसको पैसा देके खरीद लिया और जब सद्दाम का ट्रांसफर हो रहा था अबू नवास स्ट्रीट पे तो इस वैन ड्राइवर ने वैन को स्लो करके जो बाकी जो गार्ड थे उनको कुछ लेने के लिए भेज दिया और इसी चीज का फायदा उठा के जुलाई 1966 में सद्दाम जेल से भाग जाता है। और जेल से भागने के बाद सद्दाम तिकरित में जाके छुपता है और दोबारा से इराक के अंदर बाथ पार्टी को खड़ा करने का काम शुरू कर देता है। वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट करता है और रिक्रूटमेंट में ट्राई करता है कि इराक आर्मी के जो सुन्नी ऑफिसर्स हैं उनको प्रेफरेंस देता है। इजिप्ट, सीरिया, इन सब जगह जो बाथ पार्टी की लीडरशिप थी उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इराक के बसरा शहर के अंदर जाके अमेरिकन कॉन्सुलेट को लेटर भेज के डायरेक्ट अमेरिका से भी इराक की सरकार गिराने के लिए डील करता है। अगले 2 साल तक सद्दाम वहीं छुप के बाथ पार्टी के जो लीडर थे अहमद हसन अल बकर इनके साथ मिलकर प्लानिंग बनाता है और बाकी लोगों को जोड़ता है। और ये सारी मेहनत की थी सद्दाम ने। 17 जुलाई 1968 को इसका फायदा होता है। सद्दाम इराक के अंदर तख्ता पलट करके दोबारा से बाथ पार्टी की सरकार बना देता है। जब बाथ पार्टी की सरकार बनती है तो अहमद हसन अल बकर प्रेसिडेंट बनते हैं और सद्दाम को सेकंड सबसे पावरफुल पोजीशन दी जाती है, रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल RCC, इसका डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है। और फिर इसके अगले ही साल सद्दाम जब 31 साल का था तो ऑफिशियली भी सद्दाम को इराक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब यहां से सद्दाम की पार्टी और सद्दाम जब पावर में आए तो उन्होंने हर वो तरीका अपनाया ताकि बाथ पार्टी दोबारा पावर से ना जाए। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे और अहमद हसन अल बकर नाम का प्रेसिडेंट था। सारे डिपार्टमेंट पे सद्दाम का कंट्रोल था। सद्दाम ने दैरत अल मुखबारत अल अम्मा इस नाम से इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया और इसके 5 अलग अलग ब्रांचेस बनाई। इसकी फुल टाइम जॉब थी कि गवर्नमेंट की जितनी अलग
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग इराक की मिलिट्री, सबको ट्रैक करके पता करना कि कौन सद्दाम के खिलाफ काम कर रहा है। इनफैक्ट आम जनता में भी अगर कोई सद्दाम के खिलाफ बात करता था तो सद्दाम को पता होता था। गवर्नमेंट के अंदर भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जरूरत से ज्यादा पावरफुल होती थी या सद्दाम के लिए एक थ्रेट बन जाती थी, सद्दाम उसके हेड को या तो बदल देता था या जेल में डाल देता था। सद्दाम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता था और हर डिपार्टमेंट में ट्राई करता था कि उसके रिलेटिव ही हेड बने और जो सद्दाम के लिए थ्रेट लगता था उसको रास्ते से हटा देता था। जैसे कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर अब्द अर रज़ाक, ये एक बहुत बड़ी पोजीशन थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अब्द रज़ाक सद्दाम के हिसाब से नहीं चल रहा था। तो सद्दाम इनके रूम में जाके इनके सर पे बंदूक लगाते हैं और पीएम की पोजीशन से हटा के यूके में भेज देते हैं और वहीं पे इस पीएम को मरवा दिया जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद 1 जून 1972 को सद्दाम ने एक ऐसी चीज की जिससे इराक का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप जो था वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उस टाइम पे क्या था कि इराक का जो ऑयल प्रोडक्शन होता था वो निकलता तो इराक में था, लेकिन उसकी ओनरशिप यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनीज ने एक फॉरेन कंसोर्टियम बना के अपने पास रखी थी, इराक पेट्रोलियम कंपनी, आईपीसी के नाम से। इसकी वजह से इराक, जो कि एक्चुअल में ओनर था उस ऑयल का, उसको कम प्रॉफिट होता था। ये कंट्रीज जानबूझ के ऑयल की सप्लाई को लिमिट कर देती थी ताकि ऑयल के प्राइस रेगुलेट कर सके, लेकिन इसमें इराक का बहुत नुकसान होता था। तो 1 जून 1972 को सद्दाम ने जितने कंसोर्टियम वगैरह बाहर की कंपनियों ने बनाए थे सबको उठा के बंद कर देता है और इराक के ऑयल को नेशनलाइज कर देता है, मतलब कि इराक की गवर्नमेंट के अंडर कर देता है। ये सारी वेस्टर्न कंपनीज को भगा दिया जाता है इराक से। ये पहला झटका था जो सद्दाम ने यूएसए को दिया था। ब्रिटेन वगैरह ने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह किया, लेकिन यूएस ने तुरंत कुछ रिएक्ट नहीं किया और यहां से यूएसए को एक हिंट मिल गया था कि ये आदमी आगे चल के दिक्कत कर सकता है, लेकिन अभी सद्दाम की और चीजों में जरूरत थी तो यूएसए चुप रहता। अब सद्दाम ने ये जो फैसला लिया था इससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था इराक में, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी थी, बहुत तेजी से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। एक दिन में सद्दाम 3 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करने लगा था। अब जो ये ऑयल से जितना फायदा हो रहा था, इसके साथ साथ एक और चीज सद्दाम ने की। सद्दाम ने इराक की मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल को एक सीक्रेट ऑर्डर दिया कि हर साल जितना भी इराक की ऑयल इनकम होगी उसका 5% सीक्रेटली स्विस बैंक के नंबर्ड अकाउंट में चोरी से जमा किया जाएगा और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया जाएगा। ये पैसा सद्दाम ने बाथ पार्टी के लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखा था, इन केस कोई तख्ता पलट वगैरह कर दे तो काम आए। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही थी, इसकी वजह से सद्दाम की इमेज इराक के अंदर एक नेशनल हीरो की तरह बनने लगी थी और सद्दाम पॉलिटिकली और स्ट्रांग हो गया था। और इन सारी चीजों को देखते हुए सद्दाम ने 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ने पपेट पीएम अहमद हसन अल बकर से भी रिजाइन मरा के खुद प्रेसिडेंट सद्दाम बन गया और जो अहमद हसन अल बकर के करीबी थे उनको मरवाना स्टार्ट कर दिया। अल बकर सद्दाम का कजन था और सद्दाम के मामा ने अल बकर से मिलवाया था, इसलिए सद्दाम ने इसको जान से नहीं मारा, पीसफुली रेजिग्नेशन मरवा दिया। अब प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद सद्दाम को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू एक चीज पता चलती है कि जो पीएम अल बकर था इससे पहले, उसका एक सेक्रेटरी था, ये अपने साथ 68 और लोगों को लेके सद्दाम के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। तो 16 जुलाई 1979 को सद्दाम प्रेसिडेंट बनता है और 18 से 20 जुलाई 1979 को अल बकर का जो ये सेक्रेटरी था अब्दुल हुसैन मसद्दी, इसको सद्दाम उठा के पहले तो बहुत बुरा फिजिकल टॉर्चर करता है, फिर कन्फेशन कराता है कि इसने सद्दाम के खिलाफ क्या क्या किया। और ये करने के बाद 22 जुलाई 1979 को सद्दाम 400 टॉप लीडरशिप की एक हॉल के अंदर अर्जेंट मीटिंग करता है। ये 400 के 400 जो लीडर थे सद्दाम की जो गवर्नमेंट के अंदर थे, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। अब मीटिंग में पूरा हॉल भरा हुआ था, स्टेज के साइड में सद्दाम आराम से बैठ के सिगार पी रहा था। फिर स्टेज पे जो सेक्रेटरी था अब्दुल हुसैन मसादी, जिसने सद्दाम के खिलाफ प्लानिंग की थी, वो स्टेज पे आता है। सबके सामने अब्दुल हुसैन मसादी कन्फेशन करता है कि उसने कैसे सद्दाम के साथ गद्दारी की और कन्फेशन जैसे ही पूरा होता है अब्दुल हुसैन मसादी को फोर्सेस उठा के हॉल के बाहर मिलिट्री ट्रक खड़ा हुआ था वहां पे जाके भेज देती है। अब बगल में जो सद्दाम सिगार पी रहा था वहां से वो उठता है, उसके हाथ में एक लेटर होता है और माइक के पास पहुंच के लाइन से नाम पढ़ना स्टार्ट करता है। ये जो भी नाम ये पढ़ रहा था ये उन्हीं 68 लोगों के थे जो सद्दाम के खिलाफ गद्दारी कर रहे थे। अब जिसका जिसका सद्दाम नाम ले रहा था वो बंदा हॉल में खड़ा होता था और वो जैसे ही खड़ा होता था मिलिट्री फोर्सेस उसको उठा के बाहर मिलिट्री ट्रक था वहां पे डाल देती थी। पूरे हॉल में हर कोई डरा हुआ था कि किसका नाम आ जाए और किसकी जान खतरे में आ जाए और ये सारी चीजें इराक के अंदर लाइव टीवी पे टेलीकास्ट कराई जा रही थी। ये वीडियो अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देखिएगा। तो ऐसे करके 68 लोगों के नाम सद्दाम ने पढ़े सिगार पीते हुए और फिर जितने बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने अपनी जान बचने की खुशी मनाई। सद्दाम ने भी उनको कांग्रेचुलेशन दी कि वो लॉयल थे उसके लिए। और फिर इसके बाद इन 68 लोगों में से 22 लोगों को भीड़ के सामने एग्जीक्यूट करवा दिया गया।
अब ये जो टाइम चल रहा था, इसी टाइम पे सद्दाम ने केमिकल वेपन के प्रोडक्शन पे भी काम स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम इसने प्रोजेक्ट 922 रखा था, जो आगे चल के सद्दाम के फॉल आउट का रीजन बनता भी आएगा आगे। अब देखिए, सद्दाम इराक के ऊपर रूल तो कर रहा था और बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे भी था, लेकिन जितने टाइम बाथ पार्टी और ये सद्दाम इराक के अंदर पावर में थे, उनके ऊपर एक साइलेंट प्रेशर रहता था इराक की डेमोग्राफी को लेके। इराक के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो शिया मुस्लिम्स की थी। 55 से 60% शिया मुस्लिम थे और सुन्नी जो थे वो 15 से 20% थे, और बाथ पार्टी एक सुन्नी लेड पार्टी थी। तो इसलिए हमेशा इनके ऊपर एक प्रेशर और डर रहता था कि अगर इस चीज पे ढंग से ध्यान नहीं दिया या इस चीज को लाइटली लिया तो किसी ना किसी दिन एक शिया लीडर उठेगा, निकल के सामने आएगा और सद्दाम को पावर से हटा देगा। तो ये जो डेमोग्राफी का इम्बैलेंस था, इसको मैनेज करने के लिए सद्दाम ने कुछ चीजें भी की, जैसे इराक के अंदर जो भी ऑयल से प्रोडक्शन हो रहा था, जो पैसे आ रहे थे, शिया सुन्नी का पावर बैलेंस बनाने के लिए वो जो स्कीम्स आ रही थी उसको भी उसी तरीके से डिवाइड किया, शिया और सुन्नी के जो एरिया थे, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो, सद्दाम के अगेंस्ट में कोई ना है। और इराक के अंदर रिलीजन की बजाय सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग शिया और सुन्नी के बीच में डालना शुरू किया सद्दाम ने। और इसके साथ साथ सद्दाम ने इराक के अंदर शिया मुस्लिम की जो आइडेंटिटी थी उसको बहुत ही सटल तरीके से, बिना ज्यादा हल्ला हुए, धीरे धीरे करके दबाया भी। जैसे शिया मुस्लिम जो थे वो अशूरा के जुलूस, मातम और ताजिया निकालते थे, इनको बैन कर दिया गया इराक में। शिया मुस्लिम अजान के टाइम पे कुछ लाइन अलग बोलते थे तो उन पे भी बैन लगा दिया गया, लेकिन सुन्नी लोग जो अजान करते थे उनको बिना लाइन चेंज किए ऑफिशियली अलाउ किया गया। जो शिया मौलवीज थे कॉन्टिन्यूसली वो सर्वेलांस में रहते थे सद्दाम के। नजफ और करबला के जो शिया स्कॉलर्स थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, और जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था उसमें जो हेड पोजीशन थी उन पे भी सद्दाम के जो रिलेटिव या सुन्नी थे वही थे। यहां तक कि जो मुस्लिम रिलीजियस गैदरिंग भी होती थी उसको भी बैन कर दिया गया था इराक में, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिलीजियस गैदरिंग जो है प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक चीज बाथ पार्टी और सद्दाम के अंदर हमेशा से एक डर बना हुआ था। और इसी टाइम पे यानी कि ईयर 1979 में एक और बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है सद्दाम के सामने। इराक के पड़ोस में ईरान था, और ईरान के अंदर क्या था कि अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान रूल करता था। लेकिन सेम ईयर में ईरान के सारे लोग साथ में आए और ये जो अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान था इसको हटा के आयतुल्लाह खुमैनी को पावर में ले आए। अगर मेरी ईरान वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताई हैं आपको कि ईरान के अंदर कैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। अब सद्दाम ने जब ये देखा, उसके जस्ट बगल में ही जहां शिया लोग मेजॉरिटी में हैं, उन्होंने अपने सेकुलर डिक्टेटर को हटा के एक रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को बैठा दिया। तो सद्दाम बहुत ज्यादा घबरा गया था कि ये सेम मॉडल इराक के अंदर भी ना रिपीट हो जाए, क्योंकि इराक भी शिया मेजॉरिटी देश था जहां पे सद्दाम एक सुन्नी डिक्टेटर था। और सद्दाम का जो डर था वो और ज्यादा तब बढ़ने लगा जब आयतुल्लाह खुमैनी ने पावर में आने के बाद डायरेक्ट धमकी भी देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि सेम चीज हम बाकी देशों में भी करेंगे। एग्जैक्ट उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की हद तक नहीं सीमित है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईरान के इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन को सारी दुनिया के मजलूम लोगों तक पहुंचाएं। ये लाइन भले ही सिंपल लग रही थी, लेकिन ये क्लियर अनाउंसमेंट थी मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी डिक्टेटर वाली कंट्रीज थी। पावर में आते ही आयतुल्लाह खुमैनी की हर स्पीच में सुदूर ए इनकलाब बोला जाता था कि अब ये जो ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ है बाकी जगह भी ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट आयतुल्लाह खुमैनी ने एक दिन इराक की जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनसे डायरेक्ट अपील कर डाली कि तुम सब एक होके ये जो सुन्नी एलिट डोमिनेटेड बाथ पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई है इसको हटा के पावर अपने हाथ में ले लो। सद्दाम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो मन बना चुका था कि अब कुछ ना कुछ करना होगा। इसके साथ साथ एक और दिक्कत चल रही थी ईरान और इराक में। ईरान और इराक जो थे ये एक 200 किलोमीटर की शत अल अरब रिवर थी, उसको शेयर करते थे। ये रिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैप पे आप देखोगे तो ईरान के पास तो बहुत सारे सी रूट्स हैं, लेकिन इराक के लिए एक लौता सी रूट था जहां से इराक का ऑयल एक्सपोर्ट गल्फ तक पहुंच पाता था। अब अगर ईरान का कंट्रोल इस रिवर पे आ जाए तो ईरान जब चाहे तब इराक को चोक कर सकता है। तो शुरू में तो ये था कि ईरान के अंदर अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान था, तो अमेरिका ने ईरान और इराक के बीच में अल्जियर्स एग्रीमेंट साइन करवा दिया था, जिसमें यह था कि ये ईरान और इराक जो है इस रिवर को हाफ हाफ यूज करेंगे। लेकिन अब ईरान के अंदर सिचुएशन चेंज हो गई थी। ईरान के अंदर अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान हट चुका था और ईरान में भी आयतुल्लाह खुमैनी आ चुका था। तो सद्दाम की इस रिवर के ऊपर पहले भी नजर थी, लेकिन पहले अमेरिका था तो वो कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई थी, अब उल्टा अमेरिका इराक की तरफ हो गया था। तो सद्दाम को लगा कि ये टाइम सबसे सही है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि अभी अभी तख्ता पलट हुआ है, जो रिजीम है इनकी नई नई है, ये लोग वीक हैं, ऊपर से अमेरिका का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका भी ईरान के अंदर से
अयतुल्ला खुमैनी को हटाना चाहता था। तो 17 सितंबर 1980 को सद्दाम ने अनाउंस किया कि ये जो सद अल अरब रिवर है, जो एग्रीमेंट पहले हुआ था, अब वो कुछ नहीं माना जाएगा, पूरी रिवर अब इराक की है। और फिर 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हमला कर देता है ईरान के ऊपर। देखिए, सद्दाम को ये लग रहा था कि बहुत ही कम दिनों में ईरान से वो जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन टफ हो गई और इराक के लिए ईरान से जीतना भारी पड़ता गया। और जब ऐसा हुआ तो यूएस जो था वो सद्दाम के सपोर्ट में आया। यूएस ने सद्दाम को आर्म सप्लाई किए, हेलीकॉप्टर और जेट्स अवेलेबल कराए, $5 बिलियन अलग से लोन दिया, सैटेलाइट इमेजेस जो थी वो भी शेयर की सद्दाम से। सद्दाम के पास ईरान की मिलिट्री की एक एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन थी। इनफैक्ट यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिसर खुद बगदाद में पहुंच के रियल टाइम टैक्टिकल एडवाइस दे रहे थे। इराक ये वॉर ईरान से जीत जाए, इसके लिए यूएस ने सीआईए के डायरेक्टर केसी और डेप्यूटी डायरेक्टर गेट्स को जिम्मा दिया था। 2013 के डी क्लासिफाइड सीआईए डॉक्यूमेंट्स एंड फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट में भी ये सारी चीजें आई थी सामने। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी सद्दाम और यूएस ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। ईरान हार ही नहीं मान रहा था, एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन बन गई थी। और इराक के अंदर भी कई ऐसे शिया मेजोरिटी वाले इलाके थे जहां पे ईरान जाके सपोर्ट ले रहा था उनसे। तो कई ऐसे इलाके इराक में हो गए थे जहां सद्दाम के खिलाफ बातें होने लग गई थी। तो सद्दाम क्या कर रहा था कि उन इलाकों में जा जाके रैली वगैरह भी करता था, उनको मोटिवेट करता था। तो सद्दाम ने 8 जुलाई 1982 को एक शिया मेजोरिटी इलाका था दुजैल नाम से, वहां जाके लोगों को मोटिवेट करने का प्लान बनाया था। अब जब सद्दाम का काफिला दुजैल में पहुंचा तो यहां पे एक शिया मेजोरिटी की दावा पार्टी थी, उसके कुछ लड़ाके जो थे वो सद्दाम के इस काफिले पे फायरिंग कर देते हैं। सद्दाम तो बच गया इसमें, लेकिन सद्दाम ने इसके बाद जो किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस इलाके के अंदर 393 आदमी, 394 औरतें और बच्चों को उठा के जेल में डाल दिया और बिना फेयर ट्रायल के 148 लोगों को फांसी दे दी और इस एरिया में जो इनके घर थे उनको गिरवा दिए। अब ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस इंसिडेंट को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसिडेंट की वजह से सद्दाम को अभी आगे जाके फांसी होगी, आएगा भी आगे। अब इधर से ईरान के साथ वॉर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था और इससे निपटने के लिए अगस्त 1982 में सद्दाम ने एक मीटिंग बुलाई कि क्या स्टेप लेना चाहिए। तो बीच मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर रियाद इब्राहिम हुसैन ने सीज फायर का ऑप्शन सजेस्ट कर दिया। अब ये सुन के सद्दाम को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि सद्दाम बीच मीटिंग में बंदूक निकाल के हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार देता। सद्दाम के आगे गलत ओपिनियन रखना भी मौत को दावत देने जैसा था। अब इसके बाद सद्दाम एक एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। इस ईरान इराक वॉर से निपटने के लिए सद्दाम ने ईरान बॉर्डर पे केमिकल वॉर एजेंट, सल्फर, मस्टर्ड गैस, ये सब डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही डाला वहां पे लोगों की स्किन जलने लगी, लोग अंधे होने लगे। और जब ईरान की आर्मी जब पीछे हटने लगी तो सद्दाम को ये तरीका और अच्छा लगा। फिर सद्दाम ने ईरान बॉर्डर पे जो सरदश्त वाला एरिया था वहां पे केमिकल गैस के बम मार दिए। 130 लोग मर गए और 8000 लोग डिसेबल हो गए। और सेम टाइम पे इराक के अंदर कुर्दिश टाउन हलबजा था। इस टाउन के अंदर शिया मुस्लिम थे जो ईरान के सपोर्ट में थे। सद्दाम ने इराक के अंदर जो हलबजा के लोग थे इनको कहा कि ये लोग इराक के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इस गद्दारी की सजा देने के लिए सद्दाम ने 16 मार्च 1988 को पूरे शहर के ऊपर एयरक्राफ्ट से केमिकल बम गिरा दिए। सरीन, वीएक्स नर्व्स गैस, मस्टर्ड गैस, ये सब डाल दी गई। पूरे हलबजा के लोग मरने लगे, किसी के मुंह से खून आ रहा, कोई अंधा हो गया, हजारों में लोग मर गए, 10,000 से ज्यादा तो डिसेबल हो गए थे। अब इसके बाद जो फोटोग्राफर्स थे, जो न्यूज वाले थे, उन्होंने जो फोटोग्राफ्स थी हलबजा की, उनके विजुअल्स वगैरह दुनिया भर में भेजे। कहीं माँ की बॉडी से बच्चा चिपटा हुआ है, वो मर गया वहां पे। तो ये सारी इमेजेस देख के पूरी दुनिया हिल गई थी। आप अभी भी सर्च मारोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएंगी ओरिजिनल इमेजेस। ईयर 1988 आते आते 350 केमिकल मारे गए, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कैजुअलिटी हुई। और ये जो सारे केमिकल हमले हो रहे थे इसके बारे में यूएसए को पता था। इनफैक्ट यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने जो सद्दाम को टारगेटिंग पैकेजेस दिए थे जिसमें ईरान ट्रूप्स की लोकेशन थी, उसका यूज करके सद्दाम ने केमिकल हमले किए। एनपीआर की 2013 की रिपोर्ट में भी ये चीज मेंशन है। डीक्लासिफाइड CIA फाइल्स 2007 to 2009 से भी ये सारी चीजें कंफर्म हुई कि 1983 में अमेरिका के CIA को इराक के केमिकल हमले के बारे में पता था, लेकिन यूएसए जानबूझ के चुप रहा। केबल डेटेड 4 नवंबर 1983, मेमो 1984, हर चीज में मेंशन है कि यूएस को पता था केमिकल बॉम्ब के बारे में। ये उनकी ओरिजिनल कॉपीज है, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। और इसके साथ साथ जब ये सारे केमिकल हमले हो रहे थे तो ईरान बहुत ज्यादा घबरा गया था, तो वो यूएन में पहुंचा मदद के लिए। लेकिन अमेरिका की CIA के डायरेक्टर विलियम केसी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ मिलकर यूएन के अंदर इस पूरे मामले को होल्ड करवा दिया। अब इसके बाद 8 साल तक ये ईरान वॉर चलती रही और जब सब समझ गए कि इससे अब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर 28 अगस्त 1988 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 598 को दोनों कंट्रीज ईरान और इराक दोनों मान लेती हैं और सीज फायर हो जाता है। इस 8 साल की लड़ाई में सद्दाम को 1 इंच भी जमीन नहीं मिली, उल्टा $130 बिलियन का कर्जा ऊपर से चढ़ गया।
बहुत बड़ा अमाउंट था, ये इराक की जीडीपी का 1000%। लेकिन सद्दाम ने इराक में ऐसे दिखाया इस चीज को जैसे वो वॉर ही जीत गया। सद्दाम ने जो ईरान के हथियार वगैरह पकड़े थे उनको मीडिया और टीवी वगैरह में दिखाया, और जो टेक्स्ट बुक वगैरह थी उसमें सद्दाम को एक हीरो की तरह दिखाया गया। अब देखिए, ईरान और इराक की वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन जिन आसपास के सुन्नी देशों ने सद्दाम को वॉर लड़ने के लिए ईरान के खिलाफ पैसा दिया था, जैसे सऊदी ने $25 बिलियन दिए थे, कुवैत ने $14 बिलियन दिए थे, वो अपना पैसा वापस मांगने लगे। तो सद्दाम ने ये बोला कि ये जो ईरान के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, ये तुम सबकी लड़ाई मैंने अकेले लड़ी, वरना ईरान की शिया रिजीम तुम्हारी लीडरशिप को भी गिराती और तुम्हारे देशों में भी पहुंचती। इराक ने ईरान को लड़के उसको वहीं पे रोक दिया है, लेकिन कुवैत माना नहीं। उसने कहा कि जो उसने पैसा उधार दिया है वो उसको वापस चाहिए। अब देखिए, सऊदी जो था उसको यूएस का भी सपोर्ट था, और सऊदी एक बड़ा देश था। सद्दाम ने सोचा सऊदी को बाद में देखेंगे, पहले कुवैत को इराक के अंडर ले लेते हैं। और कुवैत के ऊपर सद्दाम की नजर बहुत पहले से ही थी। एक तो कुवैत में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, दूसरा शत अल अरब वाला जो रिवर का जो इशू था ईरान के साथ, वो तो इस लड़ाई में सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर कुवैत इराक के अंडर में आ जाता तो सी रूट वाली जो प्रॉब्लम थी इराक की वो भी खत्म हो जाती, और कुवैत जहां पे इतने रिसोर्सेज हैं वो भी इराक के अंदर आ जाते, और जो उधार देना पड़ रहा है वो भी नहीं देना पड़ता। तो कुल मिला के सद्दाम को कुवैत के ऊपर हमला करके इराक में मिलाने के अलावा और कोई सोल्यूशन उस टाइम पे दिख नहीं रहा था। तो अब इसके बाद सबसे पहली चीज सद्दाम क्या करता है, वो कहता है कि ये जो कुवैत है ये ओपेक के जो रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इराक का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक्चुअली ओपेक मिडिल ईस्ट की रिच ऑयल कंट्रीज जो है उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है ऑयल प्रोडक्शन और प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। अगर एक देश सस्ता बेचेगा और दूसरा महंगा बेचेगा तो इससे सस्ते में जो बेचेगा उसको फायदा होगा। तो ऐसी प्रैक्टिसेस करने से ऑयल के जो रेट है वो खराब होते हैं। तो ओपेक ने एक रेगुलेशन बना रखी है, सबको वही चीज फॉलो करनी होती है। अब सद्दाम ने कहा कि कुवैत ने जो रेगुलेशन फॉलो नहीं की है ओपेक की, और ऑयल जो है उसने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस $18 से गिर के $11 हो गए, और इसकी वजह से इराक का $7 बिलियन का नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ सद्दाम ने कहा कि कुवैत जो है वो स्लैंट ड्रिलिंग करके इराक का तेल चुरा रहा है। मतलब कि कुवैत ने अपनी बॉर्डर के पास जमीन के नीचे मशीन डाल के सीधा नीचे ले जाने की बजाय तेल के पाइप इराक की टेरिटरी के अंदर मोड़ के इराक का तेल चुरा लिया, जिससे $2.4 बिलियन का नुकसान हो गया। तो अब उल्टा कुवैत को पैसे वापस देने हैं, और अगर पैसे नहीं दिए तो सद्दाम हमला करेगा। अब यहां से बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है, सबको लगने लगता है कि अब यहां से दोबारा से वॉर होगी। तो 25 जुलाई 1990 को यूएस एम्बेसडर एप्रिल गलेस्पाई बगदाद में आके मीटिंग करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं सद्दाम को, लेकिन सद्दाम नहीं मानता है और 2 अगस्त 1990 को कुवैत पे हमला कर देता है और उसको अपने अंडर में ले लेता है। अब यहां से यूएस के इंटरेस्ट हर्ट होने लगे और सद्दाम का बुरा टाइम चालू होने लगता। इससे पहले तो यूएस साथ में था, लेकिन जब यूएस अगेंस्ट में होता है तो ये यूएन वगैरह सब अगेंस्ट में होती है। जिस दिन सद्दाम ने किया कुवैत पे, सेम डे 2 अगस्त 1990 को यूएन कंडेमनेशन रेजोल्यूशन 660 पास करके सद्दाम को वार्निंग दी जाती है कि तुरंत के तुरंत कुवैत से बाहर निकलो, और इसके साथ साथ इराक के ऊपर बहुत भारी सैंक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन सद्दाम मानता नहीं है और फिर 8 अगस्त 1990 को कुवैत पे कब्जा कर लेता। अब सद्दाम ने ये जो अपनी मनमानी चलाई, इसके खिलाफ 17 जनवरी 1991 को यूएस अपने साथ 42 और देशों को लेके ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर देता है और सद्दाम को कुवैत से बाहर कर देता है। लेकिन सद्दाम इसको भी इराक में दिखाता है कि ये वॉर भी उसी ने जीती है, और इराक के अंदर अपनी लीडर की इस्लामिक लेजिटिमेसी के लिए अपने खून से कुरान भी लिखवाता है। इराक इस टाइम पे 2 वॉर लड़के एकदम वीक हो चुका था, और यूएस के सैंक्शन की वजह से कहीं ऑयल भी नहीं बेच पा रहा था। पूरे इराक के अंदर लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यूनिसेफ और FAO के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से ईयर 1995 से 1996 के बीच में लगभग 2.27 लाख से लेके 5.67 लाख तक बच्चे सिर्फ भूख और दवा की कमी से मर गए। यूएस के अगेंस्ट जाते ही सद्दाम की इमेज पूरी दुनिया के अंदर एक विलन की तरह बन गई। अब देखिए, यूएस ने कुवैत के अंदर से सद्दाम को बाहर तो कर दिया था, लेकिन यूएस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। यूएस की प्रॉब्लम तब सॉल्व होती जब सद्दाम इराक के अंदर से हटता या फिर यूएस के हिसाब से चलता। देखिए, यूएस जो है वो आज सुपर पावर है, वो उसको दिमाग में रख के नहीं चलता है। 20 साल बाद भी वो सुपर पावर बना रहे, उसको लेके करंट सिनेरियो जो चल रहा होता है उसमें स्टेप्स लेता है। इराक दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वाली टॉप 5 कंट्रीज में आता है, और सद्दाम ने यूएस और वेस्ट की कंपनीज को ऑलरेडी उठा के इराक से बाहर कर दिया था। यूएस के लिए दूसरी दिक्कत ये थी, सद्दाम यूएस के लिए अनप्रिडिक्टेबल था और डरता नहीं था। पहले भी जब सद्दाम ने केमिकल वेपन यूज किए तो उसने ज्यादा नहीं सोचा, और जिस तरीके से सद्दाम के अगेंस्ट में यूएस खड़ा था, सद्दाम जरूर उसका रिवेंज लेता। और सद्दाम के हमेशा से न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स जो थे उनको डेवलपमेंट करने की भी एम्बिशंस थे। यूएस पूरी तरीके से एश्योर्ड था कि सद्दाम के हाथ में किसी भी तरीके के केमिकल और न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, वरना यूएस के लिए सिरदर्द बनेगा। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से यूएस ने जब इराक को कुवैत से निकाला था तो एक डिस्कशन ये भी यूएस में चल रहा था कि इसी टाइम पे इराक में जाके सद्दाम को पावर से हटा दिया जाए। लेकिन यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बुश,
इन्होंने साफ मना कर दिया कि इससे इराक टूट जाएगा, उसको संभालना मुश्किल होगा, इनस्टेबिलिटी आएगी मिडिल ईस्ट में और इससे यूएस की इमेज पे भी असर आ सकता है। तो इसी रीजन से सद्दाम से निपटने के लिए एक प्लान बनाया यूएस ने, जिसको कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी बोला गया। इसमें इन्होंने डायरेक्टली इराक पे हमला करके सद्दाम को हटाने की बजाय यूएन के थ्रू इराक पे सैंक्शन लगवाए और इस चीज के क्लेम किए कि इराक जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। लेकिन यूएस ने इस चीज को साफ मना कर दिया और इस चीज को चेक करने और रोकने के लिए यूएन जो था उसने मई 1991 में ऑफिशियली इराक के अंदर अपने इंस्पेक्टर्स जो थे उनको भेजना स्टार्ट किया, ताकि वो वहां जाके चेक कर सके इस चीज को कि वहां पे कोई केमिकल वेपन या फिर कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है। सद्दाम ने इस चीज का अपोज किया, लेकिन वर्ल्ड का प्रेशर बहुत था इराक पे, तो वो इस चीज को रोक नहीं पाया। सद्दाम चारों तरफ से फंस रहा था और सद्दाम ने बुश को जिम्मेदार माना इन सारी चीजों के लिए। और फिर इसके बाद सद्दाम एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। सद्दाम यूएस प्रेसिडेंट बुश को मारने का प्लान बनाता है। 14 to 16 अप्रैल 1993 में बुश को कुवैत आना था। सद्दाम ने 14 to 17 इराकी इंटेलिजेंस के साथ एक प्लॉट बनाया, जिसमें प्लान ये था कि जहां यूएस प्रेसिडेंट बुश होगा उसके पास में ही कार में जाके ब्लास्ट कर देंगे। राद अल असादी और वाली अल गजाली इस के मेन बंदे थे, लेकिन होने से कुछ दिन पहले ही दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट होने के बाद सद्दाम के ऊपर ब्लेम आता है। सद्दाम इस चीज को डिनाई करता है, लेकिन यूएस बहुत गुस्से में था। यूएस ने इराक के ऊपर स्ट्राइक्स वगैरह भी कराई, लेकिन अब यहां से सद्दाम और यूएस की जो दुश्मनी थी वो ऑफिशियल हो चुकी थी। अब एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी, दूसरी तरफ यूएन के जो इंस्पेक्टर्स थे वो इराक में केमिकल वेपन ढूंढ रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रहा था उनको। लेकिन इसके बाद ईयर 1995 में सद्दाम हुसैन का दामाद हुसैन कमेल, जो इराक की केमिकल प्रोग्राम का चीफ भी था, ये प्रेशर में आके सब कुछ छोड़ छाड़ के जॉर्डन भाग गया और वहीं पे इसको यूएन इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने पकड़ के इससे इंटेरोगेशन किया। तो इसने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इराक में फाइनली कुछ केमिकल वेपन्स मिले और अल हकम बायोलॉजिकल फैसिलिटी भी पकड़ी गई। वहां पे भी जो चीजें पड़ी थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि केमिकल वेपन तो मिल गए, यूएस तो सही कह रहा था। तो देखिए ऐसा नहीं है, इस चीज को लेके कंफ्यूजन सा रहता है। यूएस का जो क्लेम था, जिसके लिए इतना बड़ा इंस्पेक्शन चल रहा था, वो ये था कि सद्दाम नए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, नए स्टॉक पाइल्स रेडी कर रहा है और ऑनगोइंग रिसर्च करके केमिकल और न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। लेकिन ये जो केमिकल वेपन पकड़े गए थे ये ईयर 1991 से पहले के थे, जो 1980s में ईरान और इराक की वॉर हुई थी उसके जो लेफ्ट ओवर वेपन थे, जो डिग्रेडेड थे और इनइफेक्टिव थे। अब इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1998 के बाद सद्दाम भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो उसने यूएन के जो इंस्पेक्टर वगैरह थे इनको भी इराक से भगा दिया था, उनकी एंट्री बंद कर दी थी और जो सैंक्शन वगैरह भी लगे थे उसको लेके भी सद्दाम ने इलीगल तरीके से कुछ कुछ देशों को ऑयल बेचना स्टार्ट किया। तो कुल मिला के यूएस ने ये जो पूरा प्लान बनाया था, जो पॉलिसी बनाई थी सद्दाम के लिए, ये इनइफेक्टिव होती जा रही थी। तो इससे निपटने के लिए 31 अक्टूबर 1998 को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इराक लिबरेशन एक्ट ऑफ 1998 लेके आए और पूरी दुनिया के सामने अनाउंस किया कि वो इराक के अंदर से सद्दाम को हटा के रिजीम चेंज करेंगे। अब एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी कि सद्दाम को हटाया जाएगा, इसके लिए प्लानिंग बनेगी, तो इसी बीच क्या होता है, ईयर 2001 में 9/11 हो जाता है। अब यहां से एक ऐसी चीज हो गई थी यूएस के साथ कि अब इसके बाद ना तो यूएस के पास पेशेंस बचा था, ना डिप्लोमेसी के ऑप्शन बचे थे, ना मर्सी बची थी। यूएस को सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें, उससे बदला लेना है। इस इंसिडेंट के बाद यूएस ने क्लियर स्ट्रेटेजी बना दी थी कि अगर 1% भी शक है कि कोई अलकायदा से जुड़ा है या फ्यूचर में कोई खतरा बन सकता है, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन बना के यूएस के लिए थ्रेट बन सकता है, तो ऐसी चीजों को 100% खतरा मान के अब यूएस एक्शन लेगा। तो 9/11 के बाद तो उसामा और अलकायदा को खत्म करने के लिए अक्टूबर 2001 में ही यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर वॉर शुरू कर दी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हो रही थी, जैसे जैसे यूएस ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स मीडिया में आ रहे थे तो उससे ऐसा लगने लगा था कि सद्दाम का जो इशू है उसको भी यूएस इसी टाइम पे रिजॉल्व करेगा। 9/11 के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे या कोई स्पीच दे रहा था, उन लाइन के बीच में सद्दाम का भी नाम हर बार लिया जा रहा था, जिससे आम जनता को भी ये लगने लगा कि 9/11 में सद्दाम का भी रोल रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया कि अगर सद्दाम को नहीं रोका तो अगला 9/11 केमिकल और न्यूक्लियर वेपन से होगा। बुश, कॉलिन, चेनी, कॉन्डोलीजा राइस, कॉन्टिन्यूसली ये लोग अपने स्टेटमेंट्स में बोलने लगे कि सद्दाम के पास जो केमिकल वेपन है
वो अलकायदा को भी दे सकता है। इसके साथ साथ यूएस ने कुछ सर्कमस्टांशियल प्रूफ्स भी रखे जिससे ये कहा गया कि सद्दाम का भी लिंक हो सकता है 9/11 में। लेकिन ये सारे जो प्रूफ दिए थे ये अजम्पशंस पे बेस्ड थे, कोई डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था कि 9/11 में सद्दाम डायरेक्टली इन्वॉल्व था। जैसे 9 दिसंबर 2001 को यूएस वाइस प्रेसिडेंट चेनी ने कहा कि 9/11 का हाईजैकर मोहम्मद अट्टा प्राग में इराकी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अहमद अल अनी इससे मिला। और इसके कुछ टाइम बाद बुश और चेनी ने दोबारा बोला कि 1994 में ओसामा बिन लादेन और इराकी ऑफिशियल्स सुदान में मिले और इसी टाइम पे इराक ने केमिकल वेपन की ट्रेनिंग भी ऑफर की ओसामा को। इस चीज को यूएस की 9/11 कमीशन जो थी उसने भी कंफर्म किया, लेकिन प्रूफ सामने नहीं रखे कि एक्चुअल में इराक ने सिर्फ ऑफर किया या सच में ट्रेनिंग दी। और फिर जून 2002 में कॉलिन ने यूएन में खड़े होकर बोला कि अलकायदा का जरकवी इराक के बगदाद में नेटवर्क चला रहा था। लेकिन बात सारी ये थी कि आगे चल के यूएस की जो भी 9/11 कमीशन और सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी थी, जितनी भी रिपोर्ट्स आई उसमें एक भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला कि सद्दाम का कोई ऑपरेशनल रोल भी था 9/11 में। लेकिन यूएस रुकता नहीं है और फिर 10 मार्च 2003 को यूएस प्रेसिडेंट बुश जो थे वो अनाउंस करके सद्दाम को 48 आवर का टाइम देते हैं कि कैसे भी करके 48 आवर्स में इराक छोड़ के जल्दी से जल्दी सद्दाम चला जाए। और अगर सद्दाम नहीं गया इराक से 48 आवर्स के अंदर तो यूएस इराक के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन सद्दाम इस चीज के बाद साफ कह देता है कि इराक लड़ने के लिए तैयार है यूएस से। और फिर जब सद्दाम इराक छोड़ के नहीं जाता है तो 9 मार्च 2003 को यूएस अपने F-117 स्टेल्थ बॉम्ब एयरक्राफ्ट को बगदाद में भेज के सबसे पहले जो सद्दाम का प्रेसिडेंशियल पैलेस था वहां पे बैक टू बैक गिराना शुरू कर देता है। यूएस को लग रहा था कि सेम डे सद्दाम को ये लोग मार देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सद्दाम ने पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखी थी। उसने से बचने के लिए बहुत ही स्ट्रांग बंकर बना रखे थे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जो वो भी अगर उस पर गिराए जाते तो वो भी वो झेल सकते। तो यूएस ने जब हमला किया तो सद्दाम जो है वो इन्हीं बंकर्स में छुप गया, उसको कुछ हुआ नहीं। अब 1 अप्रैल 2003 तक यूएस फोर्सेस बगदाद में घुसना स्टार्ट कर देती हैं और इराक की जो रेगुलर आर्मी थी उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज कर दी थी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे वो भी अपने काम से हट गए थे। 4 लाख लोग जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे वो ऑल ऑफ अ सडन अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो इराक के अंदर जो पूरा मैनेजमेंट चल रहा था वो लोकल इराक के अंदर जो ट्राइब्स थी वही अपने अपने एरिया संभाल रही थी। लॉ और ऑर्डर कुछ बचा ही नहीं था इराक के अंदर। अब इसके बाद 10 अप्रैल 2003 को सद्दाम अपने दोनों बेटे, ड्राइवर और जो लॉयल लीडरशिप थी उसकी बगदाद से भाग के 110 किलोमीटर साउथ में रमादी सिटी की तरफ भाग जाता है। अब इसके बारे में भी यूएस को पता चलता है। यूएस रमादी सिटी में भी गिराना चालू करती है, लेकिन वहां से भी सद्दाम बच के निकल जाता है। और फिर इसके बाद सद्दाम एक रिश्तेदार था सद्दाम का, टिकरेट में रहता था, उसका एक हदोशी फार्म था, वहां जाके सद्दाम छुप गया था। सेम टाइम पे यूएस फोर्सेज जो थी वो इराक के अंदर बाथ पार्टी के जितने भी मेंबर थे उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही थी, वो सब भी भाग रहे थे। अब सेम वीक के अंदर यूएस के पास फिर से इंटेल पहुंचता है कि सद्दाम अब हदोसी फार्म में पहुंच चुका है। यूएस फोर्सेस हदोसी फार्म में पहुंचती हैं, लेकिन वहां से भी सद्दाम बच के निकल जाता है। और जब यूएस फोर्सेस हदोसी फार्म पहुंचती हैं तो वहां से उनको 9 मिलियन कैश मिलता है। ये उसकी फोटो है। अब इसके बाद सद्दाम जो पूरे लोग रह रहे थे उनको 2 ग्रुप में बांट देता है। अपने बेटे उदाय और कुसाई को नॉर्थ इराकी सिटी मौसूल में एक विला था उसमें छुपा देता है। लेकिन वहां भी एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। जो विला का मालिक था उसने $30 मिलियन के इनाम के लालच में यूएस फोर्सेस को इंटेल दे दी। तो इंटेल मिलते ही 22 जुलाई 2003 को यूएस 101 एयरबॉर्न डिवीजन और स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स 121 सद्दाम के दोनों बेटों को मार देती हैं। इस इंसिडेंट से सद्दाम बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने रिएक्ट नहीं किया, बस इतना बोला कि मेरे दोनों बेटे इराक के लिए शहीद हो गए। लेकिन यूएस फोर्सेज जो थी वो सद्दाम को नहीं पकड़ पा रही थी। सद्दाम को पूरे इराक में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुकी थी। अब इसके कुछ टाइम बाद यूएस आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर ब्रायन रीड मेडॉक्स जो थे उनको बुलाया जाता है। और मेडॉक्स क्या करते हैं, जो इतने दिनों से सद्दाम के जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर थे, लीडर थे, यूएस की सारी फोर्सेस उनसे पूछताछ कर रही थी, वो इस पैटर्न को ही चेंज कर देते हैं। वो इसको चेंज करके कहते हैं कि सद्दाम के पैदा होने से लेके अभी तक सद्दाम के जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, कुक, ड्राइवर, इन सब को ढूंढो। उसके बचपन से जाके पता करो कि किन किन के वो टच में था, इनको ढूंढो और इनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट करो। तो ऐसे करके टोटल 300 लोग मिलते हैं जिनका लिंक सद्दाम के बचपन से जुड़ा हुआ होता है। उनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है और इनमें मेनली अल-बू नजीर कबीले के लोग थे। अब होता क्या है कि जब ये 300 लोगों की इंटेरोगेशन चल रही थी तो मेडॉक्स जो थे वो नोटिस करते हैं कि हर जगह पे अल मुसल्लिद ब्रदर्स का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो यही सारी चीजें नोटिस करके मेडॉक्स कहता है कि सद्दाम को अगर ढूंढना है तो इन अल मुसल्लिद ब्रदर्स को पहले ढूंढना होगा, तभी जाके सद्दाम मिलेगा। ये अल मुसल्लिद ब्रदर जो थे ये 3 भाई थे। इन तीनों के नाम को लेके क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है, हर जगह अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अल मुसल्लिद ब्रदर्स में से एक नाम इब्राहिम अल मुसल्लिद जो था ये काफी जगह पे यूज हुआ है।
तो मैंने ये वाला नाम यहां से सिलेक्ट कर लिया। तो अल मुस्लिद ब्रदर में से ये जो इब्राहिम अल मुस्लिद था, दिसंबर फर्स्ट वीक में उसका ड्राइवर बसीम लतीफ इसको यूएस पकड़ लेता है। और यही सारी चीज बताता है कि ये जो 3 अल मुस्लिद ब्रदर्स हैं, ये सद्दाम का सारा हाइड आउट प्लान करते हैं, खाना पीना मेडिकल सारा अरेंजमेंट यही करते हैं। और ये जो ड्राइवर पकड़ा गया था, इसकी डिटेल के बेसिस पे इन अल मुस्लिद ब्रदर में से एक जो इब्राहिम अल मुस्लिद था, उसको यूएस फोर्सेस 12 दिसंबर 2003 को पकड़ लेती हैं। और फिर जब इब्राहिम अल मुस्लिद से जब इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है, तो वो सद्दाम कहां मिल सकता है उसकी डिटेल बताता है। इब्राहिम अल मुस्लिद बताता है कि सद्दाम बगदाद से 2 से 2.5 घंटे की दूरी पे तिकरित है। तिकरित से 15 किलोमीटर साउथ की तरफ एक अड्वार नाम का टाउन पड़ता है, वहां पे 2 फार्म हाउस हैं और उसी एरिया में सद्दाम है। अब यहां से यूएस फोर्सेस के पास 2 लोकेशन आ चुकी थी। इन दोनों लोकेशन का यूएस फोर्सेस ने कोड नेम रखा था वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2। और बिना टाइम गवाए नेक्स्ट डे यानी कि 13 दिसंबर 2003 को यूएस फोर्सेस सद्दाम के लिए ऑपरेशन रेड डॉन लॉन्च कर देती हैं। 12 दिसंबर 2003 को ही रात में सारी प्रिपरेशन हो गई थी और फिर 13 दिसंबर की शाम को 6 बजे टिग्रिस रिवर के किनारे हाईवे 21 के पास के रास्ते से करीब 600 यूएस सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, इनके साथ 2 ग्रुप में ये दोनों फार्म्स की लोकेशन जिनका कोड वर्ड वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2 था, वहां ये पहुंच जाते हैं। ये मैप में देखिए, ये 2 लोकेशन थी, वो चारों तरफ से इस एरिया को घेर लिया था। अब यहां पहुंचने के बाद यूएस फोर्सेस 7:45 पे पूरे अद द्वार की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती हैं, ताकि अंधेरे में बाकियों को दिक्कत हो और इन लोगों के पास तो ऑलरेडी नाइट विजन ग्लासेस वगैरह थे। और इस पूरे एरिया की चारों तरफ से मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। नीचे थर्मल स्कैनर से पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन जारी था। अब इसके बाद करीब 8:15 पे जो दूसरी साइड वाला फार्म हाउस था, जिसका कोड वर्ड था वोल्वरिन 2, वहां से 2 आदमी घबरा के झाड़ियों की तरफ भागना शुरू करते हैं। जैसे तैसे करके यूएस फोर्सेस उनको पकड़ लेती हैं। इनमें से एक सद्दाम का कुक था और दूसरा कुक का कजन था। इनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट करके पूछा जाता है कि सद्दाम है कहां पे, लेकिन ये दोनों कुछ बताते नहीं है। अब जब ये इंटेरोगेशन चल रही थी तो इनकी नजर वोल्वरिन 2 लोकेशन जो थी उससे 300 मीटर दूर एक एल शेप की झोपड़ी पे जाती है, जहां छोटे छोटे रूम और किचन थे। ये किचन की फोटो है और इसके अंदर जब ये घुसते हैं तो इनको 2 AK-47 और 7.5 लाख यूएस डॉलर मिलते हैं। और इसके बगल में एक बोट भी मिलती है, ये उसकी फोटो है। ये सारी चीजें तो मिल गई थी, लेकिन सद्दाम आखिर में है कहां, ये किसी को नहीं पता चला था। कॉन्टिन्यूअसली पूरी भीड़ सद्दाम को हर तरफ ढूंढ रही थी। डॉग्स जो थे वो भी नहीं पता लगा पा रहे थे और जो कुक पकड़ा गया था वो भी एकदम अड़ा हुआ था, वो भी कुछ नहीं बता रहा था। और फिर थक हार के ये जो पूरा ऑपरेशन था, जिसके हेड थे जेम्स हिकी, ये क्या करते हैं, अल मुस्लिद ब्रदर्स में से जो इब्राहिम अल मुस्लिद पकड़ा गया था, देखिए ये नाम जो है आपको कहीं पे अलग मिल सकता है, तो इस इब्राहिम अल मुस्लिद को वोल्वरिन 2 लोकेशन पे बुलाया जाता है और सद्दाम का कुक जो पकड़ा गया था उसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। सारी की सारी फोर्सेज जो थी वो इब्राहिम अल मुस्लिद के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि तुमने ही ये लोकेशन दी थी, यहां पे सद्दाम है कहां पे। और बहुत देर माथापच्ची करने के बाद अल मुस्लिद जो था वो एक मैट पड़ी हुई थी उसकी तरफ एक हाथ से इशारा कर देता। मैट बहुत पुरानी सी थी, लेकिन उसके नीचे की जो जमीन थी वो थोड़ी अलग थी। अब उस मिट्टी को जब हटाया गया तो उसमें से एक छोटी सी रस्सी सी निकलती है, फिर उसको खींचा जाता है तो 2 हैंडल जैसी एक चीज सामने आती है। थोड़ा और हटाया जाता है तो थर्माकोल निकलता है, ये उसकी इमेज है। और नीचे गए तो एक होल दिखता है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। अब जैसे खांसने की आवाज आती है तो सारी टीम पोजीशन ले लेती है और इराकी अमेरिकन इंटरप्रेटर को बुलाया जाता है तुरंत वहीं पे। और उसी टाइम पे फिर नीचे से एक आदमी की आवाज आती है, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का चुना हुआ प्रेसिडेंट, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 8:26 पे सद्दाम को ऊपर निकाल लिया जाता है। और फिर निकलने के बाद भी सद्दाम चुप नहीं रहता है, बहस करता है और तलाशी के टाइम पे भी धक्का मुक्की होती है, लेकिन फिर उसको पुश करके नीचे ग्राउंड पे गिराया जाता है। तब उसके मुंह से ब्लड आता है, तब थोड़ी देर के लिए वो चुप रहता है। फिर एक ऑफिसर ने उसी टाइम पे फोटो भी खिंचवाई है, उसकी फोटो है। ये फोटो जब उसका मेडिकल हो रहा था तब की है। अब सद्दाम को पकड़ने के बाद यूएस जो थी वो अगले साल यानी कि जून 2004 तक सद्दाम को बगदाद के एयरपोर्ट के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर रख के कॉन्टिन्यूअसली इंटरोगेशन करती है। सद्दाम ने पूरे टाइम यही बोला कि 9/11 से उसका कोई लिंक नहीं है, उसने कोई नया केमिकल वेपन या प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया है। और फिर सेम मंथ यानी कि 30 जून को यूएस सद्दाम को उसी टेम्परेरी गवर्नमेंट को दे देता है। और फिर इसके बाद सद्दाम के ऊपर कोर्ट का केस चलाया जाता है। सद्दाम ने जो भी किया था उन सारी चीजों में से सद्दाम को जो असल में फांसी मिली, तो वो जो मैंने ईयर 1982 वाला जो दुजैल वाला जो केस बताया था, जहां सद्दाम ने बल्क में फांसियां दी थी, उसके लिए सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई जाती है 5 नवंबर 2006 को। और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी देके नेक्स्ट डे यानी कि 31 दिसंबर 2006 को, जहां उसका बचपन बीता था, अल औजा तिकरित में, वहां पे उसको दफना दिया जाता।
और फिर इसके बाद इराक की जो ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन था वो तो जैसा सद्दाम ने किया था वैसे ही रहा, लेकिन इराक का मार्केट यूएस और उसकी अलाइड कंट्रीज की जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके लिए दोबारा खुल गया। इराक के ऑयल फील्ड का जो डेवलपमेंट वगैरह था वो वापस से वेस्टर्न प्राइवेट कंपनीज जो थी जैसे बीपी, शेल, एक्सॉन मोबिल, इन कंपनियों के कंट्रोल में आ गया था और इन्होंने इराक में ऑयल एक्सट्रैक्शन जो किया पर बैरल फीस भी इसके लिए स्टार्ट कर ही लेना। यूएस ने तो मना किया कि ऑयल के लिए उसने ये सब नहीं किया, अपनी सिक्योरिटी के लिए किया, मिडिल ईस्ट में पीस के लिए किया, लेकिन उसके जो एक्शंस थे वो मैच नहीं कर रहे थे उससे। लेकिन एलन ग्रीनस्पैन जो कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चीफ थे, उन्होंने साफ बोल दिया कि सद्दाम को हटाना वर्ल्ड ऑयल मार्केट के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर सद्दाम सैंक्शन से फ्री हो जाता तो वो ऑयल को वेपन की तरह यूज कर सकता था। और फिर बाद में जब पेंटागन और CIA की 6 लाख पेजेस की रिपोर्ट आई तो उसमें भी सद्दाम का कोई डायरेक्ट लिंक 9/11 से नहीं मिला और आज की डेट तक वेपन ऑफ मास प्रोडक्शन जिसके लिए यूएस इराक में घुसा था वो आज तक प्रूफ नहीं हुआ। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, आज ही KR मंगलम यूनिवर्सिटी के काउंसलर से जुड़े और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू।